नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नीति आयोग की बैठक से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, नक्सली सरेंडर बड़ी उपलब्धि, कैशलेस इलाज से जनता को राहत। लोरी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समाधान शिविर के दौरान की बड़ी घोषणाएं। भोंगापाल बुद्ध महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय, स्थापित होगा बुद्ध शांति पार्क। कोरबा में हाथियों का आतंक, नेशनल हाईवे पर आधे घंटे तक रहा जाम। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास रोड मैप, नक्सलवाद के खात्मे और औद्योगिक नीति को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे नीति आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ की भावी योजनाएं और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि बस्तर समेत राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। नक्सलवाद के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह समस्या समाप्ति की ओर है, क्योंकि सरकार की सुरक्षा के साथ साथ विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसरों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक होने वाला है और हम इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इस बैठक में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसको नीति आयोग में रखेंगे और नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और जिसके कारण 1.5 साल में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमारे प्रदेश में निवेश भी आएगा, रोजगार भी हमारे वहाँ के लोगों को मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। बस्तर जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण वर्षों से वहाँ का विकास रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, और जिस तरह से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। तो उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि में काफ़ी आगे बढ़ाना है। वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन को हम लोगों ने नई उद्योग नीति में उद्योग का दर्जा दिया है और वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे। कृषि की भी वहाँ पर अपार संभावना है। वहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम लोग वहाँ पर खेतों में पानी पहुँचाएंगे और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। एक होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग नई उद्योग नीति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी लोगों को निजी रूप से फायदा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी चौथी नीति आयोग की बैठक होगी और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से कई अहम जानकारियां मिलती हैं। यदि उनके निर्देशों का 20% भी लागू कर दिया जाए तो देश राज्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। नक्सल ऑपरेशन पर बोलते हुए शर्मा ने बताया कि इस साल नक्सली सरेंडर की संख्या ज्यादा रही है, जबकि गिरफ्तारियां कम हुई है। यह राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे स्पष्ट होता है कि जनता को विश्वास होने लगा है कि लाल आतंक का अंत निकट है। झीरम घाटी मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा वह नीति आयोग में नक्सलियों के असली स्वरूप, निर्मम हत्याओं और हिंसा को उजागर करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उन्होंने कहा कि 9 मई को केंद्र सरकार की योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा कवर मिलेगा। अब एक्सीडेंटल के बाद पहले इलाज होगा, क्लेम बाद में। धर्मांतरण पर डिप्टी सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह प्रलोभन और मानसिक नियंत्रण से किया गया कृत्य है, जिसे रोका जाएगा।
तो इस बैठक का महत्व मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इस बैठक में मैं अभी 3 बार जा चुका हूँ, ये चौथी बार जाना है। अपने विषयों को बताने का अवसर होना चाहिए लोगों के पास। आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप बताना चाहेंगे उसको, वो अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। एक एक विषय की गंभीरता से जानकारी और सटीकता के साथ कि वह धरातल पर कैसे उतरेगा, इन सारी ही चीज़ों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उस उनके कहे हुए का 20% भी लागू कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं आपको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस विषय रखा था कि इस वर्ष का अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक, तो सरेंडर ज़्यादा है और गिरफ्तार कम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी तक ऑपरेशंस की उपलब्धियाँ और सरेंडर ज़्यादा है, गिरफ्तार कम है, ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब लोगों को बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि ये लाल आतंक समाप्त होगा। जब से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने समय बांध दिया है, अन्यथा लोग ये सोचते थे कि ऐसा चलता ही रहेगा, जाने कब तक चलता रहेगा, और इसलिए किसी एक पक्ष में खड़े होना नहीं चाहते थे। अब लोगों को बस्तर में स्पष्ट है कि ये स्थिति, इसमें टारगेट लेकर सरकार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प मुझे लगता है कि बस्तर की जनता की भावनाओं के आधार पर उसके अनुरूप ही किया गया है। और अब जब ये दिन तय हो गया है तो लोगों को स्पष्टता है कि हमको किस पक्ष में खड़ा हो जाना है, और इसलिए पुनर्वास की संख्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोग पुनर्वास कर रहे हैं, इसलिए लोग रिहेबिलिट कर रहे हैं। लोरमी के रामेपुर में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर में उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साव ने जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि साय सरकार जनता की एक एक समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। श्री साव ने बताया कि लोरमी शहर में 70 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। नालियों, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा मानस भवन और कबीर भवन में निर्माण कार्य जारी है। जल संकट को दूर करने के लिए खुड़िया से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आगामी 50 वर्षों तक पानी की समस्या नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री ने टिंडोरी में नवीन महाविद्यालय, खुड़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन और लोरमी में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की भी घोषणा की। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य जैसी व्यवस्था लागू है, जहां राशन कार्ड, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 40 लाख से अधिक आवेदन समाधान शिविरों में प्राप्त हुए हैं, जो साय सरकार पर जनता के विश्वास का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के बौद्ध समाज का एक भव्य आयोजन 1 जून को बस्तर संभाग के कोंडागांव नारायणपुर सीमा स्थित भोंगापाल में होने जा रहा है। इस राज्य स्तरीय भोंगापाल बुद्ध महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल होंगे। आयोजन को लेकर भिलाई में सुनील रामटेक के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई, जिसमें रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम और समाज के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस आयोजन में हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी भाग लेंगे, जिनमें कुछ अनुयायी विदेशों से भी शामिल हो रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भोंगापाल क्षेत्र में 2017 में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली थी। तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम के प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार किया गया और यह स्थल बौद्ध चैत्यगृह के नाम से जाना जाने लगा। इस वर्ष के आयोजन में विशेष रूप से बुद्ध शांति पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे इस स्थल को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। महोत्सव के माध्यम से बौद्ध संस्कृति, अहिंसा और शांति के संदेश को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की योजना है। 2025 को बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र में भोंगापाल नामक स्थान, जहां पर कि 6वीं शताब्दी में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसका पुरातत्व विभाग के माध्यम से 1991 में पता किया गया और 2017 से वहाँ पर बुद्ध जयंती का आयोजन होने लगा है। एक ऐसा क्षेत्र, जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरा बस्तर जो है एक लंबे अरसे तक 40 सालों तक नक्सलवाद के दंश से दहलता रहा है और वहाँ पर शांति की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तथागत भगवान बुद्ध से बड़ा कोई शांति दूत नहीं हो सकता है इस दुनिया में। इसी को आधार मान करके उस स्थान को शांति पार्क के रूप में बुद्ध शांति पार्क का नाम दिया जा रहा है और बुद्ध महोत्सव के माध्यम से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश से और
बाहर के देशों से भी हमारे बौद्धिस्ट और जो बुद्ध धर्म पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी वहाँ पर अपना उपस्थिति देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आयोजन है ये बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशाल जनसमूह के रूप में माननीय टेकाम साहब के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ से कम हम लोग की कोशिश है दुर्ग भिलाई, जैसा कि हर पूरे बौद्ध समाज हर परंपरा में आगे रहता है, तो निश्चित रूप से इस बार भी निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई के सारे संसाधन जैसा भी आदेश मिलेगा ऊपर कंपनी जरूर पूरा करेंगे और ये कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के केदई रेंज में 10 हाथियों का दल नेशनल हाईवे पर पहुंच गया, जिससे कटघोरा अंबिकापुर मार्ग आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। हाथियों के दल में नन्हे शावक भी शामिल हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलहाल कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में करीब 55 हाथियों का अलग अलग दल विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंती नगर पुलिस ने देह व्यापार के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जयंती नगर स्थित एक मकान में छापा मारा, जहां अवैध रूप से देह व्यापार संचालित हो रहा था। पुलिस ने मकान मालकिन शशि उपाध्याय के अलावा 2 ग्राहकों जसप्रीत सिंह और लखन सिंह को गिरफ्तार किया है। मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पूछताछ में मकान मालकिन ने अवैध कमाई के लालच में देह व्यापार करवाने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दुर्ग के अहेरी ग्राम पंचायत में भी इसी तरह के मामले सामने आया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। देर रात थाना मोहन नगर अंतर्गत जयंती नगर में एक सूचना मिली थी कि एक घर में देह व्यापार का काम चल रहा है, तो उसमें हमने एक पॉइंटर को भेजा और उसके आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस घर में जाया गया और वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक जो घर की मालकिन है महिला शशि उपाध्याय और 2 पुरुषों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम आगे की पीछे की लिंकेजेस की कहाँ से ये लोग अगर ट्रैफिकिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, क्या रहता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज़ की भी विवेचना हम कर रहे हैं। उस महिला ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से वो महिला इस काम में संलिप्त हो सकती है। परिवार को जानकारी मिल रही है, तो क्या इसमें हम जांच कर रहे हैं कि उनका कुछ रोल था कि नहीं था। अब वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी थी, लेकिन हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। सर, उनके घर में ये काम होता था और किस समय दिन में या रात में कब हुआ? ये मतलब ये है कि घर में ही काम होता था और जो मतलब वो अलग अलग समय पे चलता था वो काम। कुछ बहाने से वो बच्चियों को बुलाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आई थी लड़कियाँ? इसमें अलग अलग क्षेत्रों से हैं। रायगढ़ से एक महिला है, कांकेर से महिला थी, तो अलग अलग क्षेत्रों से थी। उनका फ़ोन से कांटेक्ट होता था व्हाट्सएप के माध्यम से और वो यहाँ तक पहुँचती है। बिलासपुर नगर निगम ने शनिवार को ज्वाली नाला क्षेत्र में बनी अवैध दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 अवैध दुकानों पर जेसीबी से ढहा दिया। जानकारी के अनुसार ज्वाली नाला के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों पर पहले से ही प्रतिबंध था। बावजूद इसके कुछ व्यवसायियों ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से दुकान बना ली थी। साथ ही निगम की जमीन पर भी कब्जा कर निर्माण कार्य किया था। अतिक्रमण प्रभारी प्रेमिल शर्मा ने बताया कि अवैध निर्माणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की अवहेलना के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी केवल 2 दुकानों पर कार्रवाई हुई है, आगे अन्य अवैध दुकानों को भी हटाया जाएगा। निगम की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य अवैध कब्जेधारियों में भी भय का माहौल है। आदेश से जगह जगह जो भी अतिक्रमण अवैध किए जा रहे हैं सब पे कार्रवाई की जा रही है। कम से कम 1 महीना हो गया हम लोग उसका लगातार कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी लोग वाग बना लेते हैं, तो आज सामने
पहले हमने इनको नोटिस दिए और उधर को तोड़ के भी गए थे। इसके बाद फिर उन्होंने निर्माण कर लिया, तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इसे तोड़ा जा रहा है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कब्जा करके रखा था? क्या इनको नोटिस भी दिया गया था पहले? अभी किस तरह की इनके कार्रवाई? ऊपर हमने 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तोड़ के गए थे। इसके बाद भी इन्होंने बना लिया। बीच 1 हफ्ते पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, इसके बाद भी इन्होंने दुकान खोली। कब तक ये कार्रवाई चलेगी? माननीय साहब के आदेश से तोड़ने की कार्रवाई चालू है। रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 29, 30 और 31 मई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक रायपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर में होगी। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में देश भर से प्रांत अध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह बैठक संगठन की आगामी रणनीतियों और योजनाओं पर चर्चा का प्रमुख मंच होगा। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक जो है हमारी 29, 30, 31 को रायपुर के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर संपन्न होने वाली है। वहाँ पूरे भारत भर से हमारे हर प्रांत से प्रांत अध्यक्ष, प्रांत मंत्री और चिन्हित हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, NEC के सदस्य हैं, हमारे संगठन मंत्री है, केंद्रीय कार्य समिति, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे देश भर के 450 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। पूर्व मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता एवं अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक रामजी लाल अग्रवाल का शनिवार सुबह 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा 25 मई रविवार को सुबह 10 बजे रामजी वाटिका, मॉल श्री विहार, VIP रोड, रायपुर से निकलेगी। अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान घाट, रायपुर में किया जाएगा। रायगढ़ जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 किलो गांजा जब्त किया है। घटना 23 मई की है, जब तमनार थाना प्रभारी को सूचना मिली कि धौरा भाटा की ओर से एक सेंट्रो कार में गांजा लाया जा रहा है। DSP साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सरीहा भाटा चौक पर घेराबंदी की और 3 तस्करों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। कार से 2 बोरियों में रखा गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा से गांजा लाने की बात कबूल चुके हैं। कार, 3 मोबाइल और कुल 6,45,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ में 2 सप्लायर्स के नाम भी सामने आए हैं। SP दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में चल रही मादक पदार्थ विरोधी मुहिम में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हाँ, इसमें बताना चाहूँगा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गांजा तस्करों पर कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तारतम्य में थाना तमनार द्वारा एक सेंट्रो कार में गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर 37 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है और उक्त विरुद्ध में 20 BNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। तीनों ये लोग उड़ीसा से लाना बताए हैं और जिनके द्वारा इन्हें गांजा प्रोवाइड किया गया है उनका भी नाम हमने आरोपियों के नाम में रखा हुआ है। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे छोटी बात पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। शुक्रवार देर रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता और उनके पिता अशोक गुप्ता पर कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। शेखर ने घर के बाहर शराब पी रहे युवकों को टोका, जिससे नाराज होकर मोहल्ले के ही युवकों ने पहले गाली गलौज की, फिर घर में घुसकर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर दिया। शेखर की गर्दन पर वार किया गया, वहीं पिता पर भी हमला हुआ। दोनों को गंभीर हालत में सिमसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। अपराधियों ने पुलिस का खौफ पैदा करने के लिए आरोपियों को पैदल जुलूस निकालकर थाना से न्यायालय तक ले जाया गया, जिनमें से एक के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। ये कल अशोक गुप्ता द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया था कि मिथिलेश, शुभम, राहुल अपने अन्य साथियों के साथ मिलके उनके लड़के के साथ घर में घुस के मारपीट किया था और चाकू दिखाकर धमका रहा था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जो अपने मेमोरेंडम कथन में बताए थे कि नदी तरफ चाकू को फेंकना बताए थे। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपियों को लाके चाकू की जब्ती की गई है और जो डंडे से मारपीट करना बताए हैं, डंडे की जब्ती की गई है। घटनास्थल से अभी विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जाए। राजनांदगांव कृषि मंडी में शेड की कमी के कारण बारिश ने किसानों का भारी नुकसान कर दिया। मंडी में बिक्री के लिए लाया गया धान खुले में रखा गया था, जो अचानक हुई बारिश से पूरी तरह भीग गया। इससे किसानों और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद मंडी अधिकारियों ने शेड की व्यवस्था नहीं की है। मजबूरी में उन्हें अपना धान खुले में रखना पड़ता है, जिससे हर बार बारिश में नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि मंडी में शीघ्र ही पर्याप्त शेड लगाया जाए, ताकि उनका धान सुरक्षित रहे और भविष्य में ऐसे नुकसान से बचा जा सके। 1760, 65, 70 तक के लेवत है यहाँ खरीदी। अब नुकसान बहुत होते जी। अब कम से कम 2000 को पार तो कम से कम बिकना चाहिए। किसानी के हिसाब से मेहनत बहुत करे लगते।
आप मन धान लाए हो, यहाँ शेड नहीं है, रखे की सुविधा नहीं है, कैसे बचाए अपन धान? हाँ हमारे धान लाए तो बोरी ले हन नीचे नादगाम खरीदे हन और बोरी में तो रखे हैं ना। अपन पैसा से? हाँ अपन पैसा से ले हैं। यहाँ मंडी शुल्क लेते आप मन से किसान से, सुविधा का देते? सुविधा का देते, कहीं सुविधा तो नहीं है यहाँ। कुछ नहीं देते? हाँ शुल्क कितना लेते हैं? मंडी वाले मन शुल्क कितना लेते धान लाए थे? वो कर काट से पर्ची में 30 रुपया लेते। सुविधा नहीं है, पानी गिरी तो स्वयं अपन जवाबदारी है। अभी जो बारिश होते उसमें किसान ला का नुकसान दिखा है? अब जो कटे नहीं है पानी में गाड़ी में जा नहीं सके तो नुकसान तो है छे सुखी था। धान नहीं कटेगा, वो जमीन में नमी हुआ तो नुकसान होना छोना है। हार्वेस्टर के चक्कर आ गए, हार्वेस्टर में कटवाना है, गाड़ी घुस नहीं सके, नुकसान है। सुखी तब घुसेगा। 2-3 दिन अगर बारिश हो जाएगी तो ज्यादा परेशान हो जाएगी। खेत में पानी भरे धान कट ही नहीं सके ना, पूरा खराब है। हाँ खराब हो जाएगी। और अभी आप यहाँ मंडी आए हो, हाँ यहाँ मंडी में कई किसान के धान भीगा थे। हाँ। तब व्यवस्था ठीक नहीं है मंडी के। अब देखना सब जगह हवे खाली उठाए नहीं व्यापारी पर जाम एक खेती अब खाली क्यों हो जगह है, खाली रहती तो थोड़ा सब बार जगह मिलती, उठाव नहीं होते। हाँ अब हम तो आते देख हमारी गाड़ी खाली हो गई, इसमें धान है ना तब पानी चालू हुई से। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।